तरफ प्रियंका गांधी तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव। वंदे मातरम और वोट चोरी पर बैकफायर हो गया मोदी सरकार का मुद्दा। नेताजी के छोकरे ने ऐसी सुनामी मचाई कि केंद्र सरकार के तंबू ही उखड़ गए। पहले प्रियंका गांधी ने नेहरू के नाम पर महफिल लूटने वालों को जमकर लपेटे में लिया, तो फिर लगे हाथ अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया। उपचुनाव में वोट चोरी का मुद्दा हो या फिर बीएलओ की मौत का मामला, सपा चीफ ने सबकी बोलती बंद कर दी। जब बात चली तो फिर चुनाव आयोग तक पहुंची। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की लापरवाही को सबूतों के साथ उजागर किया, बीजेपी की मनमानी पर जमकर प्रहार किया, ऐसे खुलासे किए कि सब कसमसा कर रह गए। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की, यहाँ धांधली होने जा रही है, चुनाव को हराया जाएगा। हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को, एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। हमारी मांग होगी 1 करोड़ और उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें। संसद के शीतकालीन सत्र में जिस तरीके की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, ऐसी स्थितियां और इस तरीके की राजनीतिक परिदृश्य पहले कभी नहीं देखने को मिला। पहली बार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के मुद्दे उसी के ऊपर बैकफायर कर रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी को विरोधी दलों की तरफ से जमकर घेरा जा रहा है। क्या प्रियंका गांधी और क्या अखिलेश यादव, दोनों नेताओं की तरफ से अब की बार बीजेपी को ऐसा घेरा जा रहा है कि बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि क्या इनके सवालों का जवाब दिया जाए और कैसे अपना बचाव किया जाए। संसद में मौका था अपना भाषण देने का, अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े हुए और अखिलेश यादव ने बोलते हुए बीजेपी की उस रग पर हाथ रख दिया जिससे बीजेपी हमेशा बचती है। अखिलेश यादव ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया और वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए जमकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए हैं सब में वोट चोरी की गई है, लाठियों के दम पर बंदूक को तानकर वोटरों को रोका गया है। अखिलेश यादव जब ये बोल रहे थे तो बीजेपी वाले हंगामा करने लगे और गुस्से से तमतमाए अखिलेश यादव ने फिर जो जवाब दिया उसने सबको चौंका दिया। अखिलेश यादव ने वोट चोरी को लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की, यहाँ धांधली होने जा रही है, चुनाव को हराया जाएगा। वहां की सरकार ने मिलकर के किस अधिकारी को पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। एक व्यक्ति को पकड़ा जो दूसरी विधानसभा से थे। एक मंत्री जी भाग गए जो हजारों लोगों को लेकर के उस विधानसभा में आए हुए थे। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के सुझाव से सहमत हूं कि पहला सुझाव उन्होंने दिया है और हम समाजवादी पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए। वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, दिखे कि हमारी भी कुछ भागीदारी है। तो सुना आपने, ये तो अखिलेश यादव थे, लेकिन प्रियंका गांधी तो इनसे भी 2 कदम आगे निकली। बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर महफिल लूटने का काम जो प्रधानमंत्री कर रहे थे, बीजेपी के सांसद कर रहे थे, प्रियंका गांधी ने उसी पर चोट की। प्रियंका गांधी ने कहा है कि छोटी सी एडवाइस मैं आपको देना चाहती हूँ कि नेहरू जी ने क्या गलतियां की, इंदिरा जी ने क्या गलतियां की और राजीव जी ने क्या गलतियां की, उन सभी गलतियों की एक लिस्ट बनाइए और एक समय मुकर्रर कीजिए, एक दिन मुकर्रर कीजिए और उस दिन बैठकर जमकर आरोप लगाइए, कीचड़ उछालिए, छवि को धूमिल करिए और बताइए कि परिवारवाद क्या है और इन नेताओं ने, पूर्व प्रधानमंत्रियों ने क्या गलतियां की हैं। लेकिन सब कुछ एक दिन में खत्म कर दीजिए और उसके बाद बात होगी महिला सुरक्षा पर, बेरोजगारी पर और रुपए की गिरती कीमत पर। प्रियंका गांधी का इतना कहना था कि सत्ताधारी पार्टी के लोग सक पका गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रियंका गांधी ऐसा भी बोल सकती हैं। खुद स्पीकर महोदय चौंक गए और उन्होंने कहा कि मैडम आप वंदे मातरम पर बोलिए। लेकिन प्रियंका गांधी ने नेहरू के नाम पर राजनीति करने वालों को किस तरह से धोया, जरा आप भी सुनिए। छोटी सी सलाह है, उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था कुछ महीनों पहले, उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं,
जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप माननीय सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप बात तो सिर्फ यहीं तक रुक जाती तो अलग बात थी, लेकिन कभी प्रियंका गांधी तो कभी अखिलेश यादव केंद्र सरकार के सामने दोनों नेताओं की तरफ से ऐसे ताल ठोकी गई कि केंद्र सरकार के सांसदों, मंत्रियों और खुद स्पीकर महोदय को समझ नहीं आया कि कैसे बचाव किया जाए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, बीएलओ मौत को गले लगा रहे हैं। अखिलेश यादव सदन में खड़े हुए और कहा कि 9 बीएलओ अब तक मर चुके हैं और जिन्होंने मौत को गले लगाया है उनके परिवार की मदद करनी चाहिए। मैंने अपनी पार्टी की तरफ से हर किसी को 2-2 लाख रुपए की मदद की है, लेकिन केंद्र सरकार 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करे और सरकारी नौकरी दे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था। उन लोगों ने मौत को गले इसलिए नहीं लगाया कि वो परेशान थे किसी और बात से, उनके ऊपर एसआईआर का इतना प्रेशर था कि किसी ने शादी से 1 दिन पहले मौत को गले लगा लिया और किसी का हार्ट फेल हो गया। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बोलते हुए केंद्र सरकार के सामने आर्थिक मदद और नौकरी की मांग को उठाते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। जहां तक एसआईआर की बात है, जो एसआईआर यूपी में चल रही है, अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बीएलओ जो गांव-गांव जाने की और गली-गली जाने के लिए जिनको काम मिला है, उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। 9 लोगों की हमारे पास सूची है। मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह ने फांसी लगा ली, उन पर काम का बोझ था। 29 नवंबर में बिजनौर में बीएलओ शोभा रानी को हार्ट अटैक हो गया। 29 नवंबर देवरिया लेखपाल आशीष कुमार ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी और उनके बाद मृत्यु हो गई। फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी के 1 दिन पहले फांसी लगा ली। और इस परिवार से तो मैं खुद मिला था जाकर के। अध्यक्ष महोदय, जब परिवार के लोगों से बातचीत हुई तो उन्हें ये बताया उन्होंने कि इतना काम का बोझ था उनके ऊपर, अधिकारी इतना दबाव बना रहे थे कि वो क्या करते। और जो इलेक्शन कमीशन ने अध्यक्ष महोदय कहा कि हम ट्रेनिंग देंगे बीएलओ को, मैं ये दावा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत कम बीएलओ को ट्रेनिंग मिली होगी। और यहां मैं कह सकता हूं कि एक भी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। और जो बीएलओ लगाए गए हैं उनका पूरा परिवार लगा हुआ है कि कैसे भी अपने बीएलओ जो परिवार के सदस्य हैं उनकी मदद पहुंचाएं। महिला है वो फॉर्म नहीं भर सकती, कई बार उसके परिवार के सदस्य लगे हुए हैं कि कैसे फॉर्म भरवाएं हम उनका। तो 9 लोगों की जान गई है। हमने अपनी पार्टी की तरफ से तो 2 लाख रुपए की मदद की है। हमारी मांग होगी कि चुनाव आयोग और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो मदद होनी चाहिए 1 करोड़ और उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए।
तो संसद के शीतकालीन सत्र में चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, दोनों नेताओं की तरफ से ताल ठोककर आंखों में आंखें डालकर केंद्र सरकार से जिस तरह से तीखे सवाल किए जा रहे हैं, उनसे केंद्र सरकार के नेता, सांसद, मंत्री, स्पीकर सब सकपकाए नजर आ रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी हमेशा विपक्ष पर हावी रहती थी, वही मुद्दे अब बैकफायर कर रहे हैं और बीजेपी सदन में बुरी तरीके से घिरी नजर आ रही है। बीजेपी के सामने अब कोई विकल्प नहीं है कि वो अपना कैसे बचाव करे, लेकिन विरोधियों के सामने तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो तथ्यों के साथ बात करते हैं और बीजेपी वाले मौन हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है। दोनों नेताओं के ये जवाब, ये तर्क आपको कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।